आपके थर्ड सेमेस्टर के एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट सिलेबस की सेकंड यूनिट मनु। फर्स्ट यूनिट में आपने फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट समझा था, बट इन दिस यूनिट हम मच मोर इन डेप्थ कंसेप्ट्स देखने वाले हैं रिगार्डिंग मनु एंड हिज मनुस्मृति। ब्रॉडली वील कवर ऑल द सब टॉपिक्स ऑफ द यूनिट टू इंश्योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज एग्जाम प्रिपेयर्डनेस इन वन शॉट। साथ ही इस यूनिट से स्टार्ट हो जाते हैं आपके थिंकर्स। अब आगे लास्ट यूनिट तक हमें थिंकर्स और उनके आइडियाज़ को ही पढ़ना है। टुवर्ड्स द एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, तो लेट्स बिगिन। मनुस्मृति या ऑल्सो नोन एज मानव धर्मशास्त्र को एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल और लीगल थॉट में एक फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है। ट्रेडिशन के मुताबिक इसे लिखा गया था मनु के द्वारा, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मैन एंड डिवाइन लॉगिवर, और कहा जाता है कि ये ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा दिया गया था, द क्रिएटर, जिसे मनु ने सेजस को सुनाया। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। मॉडर्न स्कॉलर्स और एंशिएंट कमेंटेटर्स दोनों ने इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाए हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मनुस्मृति एक ही ऑथर का काम है या कई लोगों ने मिल के इसे लिखा है? ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि एक ही मनु ने लिखी, लेकिन पैट्रिक ऑलवेल और पीवी केन जैसे स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि ये एक कंपोजिट टेक्स्ट है जो टाइम के साथ कंपाइल और रिडैक्ट किया गया है, और लिखने वाले भी अलग अलग ब्राह्मणिकल स्कॉलर्स थे। इस बात के क्लूज हमें टेक्स्ट के अंदर ही मिल जाते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक इनकंसिस्टेंसीज, चैप्टर्स का अनइवन स्टाइल और टोन, सडन शिफ्ट्स, कभी रिचुअल प्योरिटी, कभी पीनल कोड्स। ये सब कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए अलग अलग ऑथर्स सजेस्ट होते हैं। ये सब दिखाता है कि मनुस्मृति कोई सिंगल ऑथर्ड फ्लॉलेस लॉ बुक नहीं है, रादर एन इवॉल्विंग टेक्स्ट, जो कि शायद शमनिक मूवमेंट्स जैसे बुद्धिज्म या जैनिज्म को इसके राइज को काउंटर करने के लिए शेप ले रही थी विथ टाइम। मनुस्मृति के एग्जैक्ट टाइम ऑफ कंपोजिशन को लेकर भी स्कॉलर्स के बीच काफ़ी डिबेट है, और इसे समझना ज़रूरी है क्योंकि टाइम फ्रेम ही बताता है कि किस पॉलिटिकल या रिलीजियस कंटेक्स्ट में ये लिखा गया था। पहले स्कॉलर्स जैसे मैक्स मुलर ने एस्टिमेट किया था कि ये टेक्स्ट 200 बीसीई से लेके 200 सीई के बीच में लिखा गया था। 400 ईयर्स का ब्रॉड टाइम है, यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। फिर आते हैं पीवी केन, जिनका काम हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, एंशिएंट इंडियन लीगल स्टडीज का एक क्लासिक है। केन कहते हैं कि मनुस्मृति सेकेंड सेंचुरी बीसीई के पहले नहीं और सेकेंड सेंचुरी सीई के बाद नहीं लिखी गई थी, यानी रफली सेम टाइम फ्रेम एज सजेस्टेड बाय मुलर। और फिर आते हैं पैट्रिक ऑलिवल, जिन्हें मनुस्मृति पे मॉडर्न अथॉरिटी माना जाता है। उनका कहना है कि फाइनल रिडक्शन, यानी जिस फॉर्म में आज हम मनुस्मृति को जानते हैं, वो हुआ होगा 100 बीसीई से 200 सीई के बीच, मोस्ट लाइकली ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड के ब्राह्मणिकल रिवाइवलिज्म के दौरान। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मनुस्मृति ने पुराने धर्मसूत्र जैसे बौधायन और आपस्तंभ से बोरो किया है, लेकिन इसका टोन ज़्यादा नॉर्मेटिव और रिजिड है। ये दिखाता है कि ये टेक्स्ट एक ब्राह्मणिकल रिएक्शन भी था, स्पेशली अगेंस्ट बुद्धिस्ट और जैन हेटेरोडॉक्स आइडियोलॉजीज, जो वैदिक हायरार्की और रिचुअल्स को चैलेंज कर रही थी। तो मनुस्मृति सिर्फ एक लॉ बुक नहीं है, बल्कि एक सोशो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स भी थी, लिखी गई एक ऐसे वक्त में जब हिंदू ऑर्थोडॉक्सी अपने अस्तित्व को, अथॉरिटी को रिडिफाइन कर रही थी। मनुस्मृति अपने आप को यूनिवर्सल लॉ बुक के रूप में प्रेजेंट करती है, लेकिन हिस्टोरिकली इसका रिसेप्शन यूनिफॉर्म नहीं था। जैसे कि साउथ इंडिया का एग्जाम्पल लें, वहाँ के टेम्पल इंस्क्रिप्शंस और लीगल डॉक्यूमेंट्स में रीजनल कस्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। मनुस्मृति की जगह याज्ञवल्क स्मृति जैसे टेक्स्ट का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर था। और कुछ एंशिएंट लीगल डाइजेस्ट में तो मनुस्मृति का मेंशन भी नहीं मिलता, जो ये दिखाता है कि ये एक कंपीटिंग टेक्स्ट थी, कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं थी। अब बात करें इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की, तो ये भी मनुस्मृति की ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाते हैं। एक तरफ टेक्स्ट किंगशिप को ग्लोरीफाई करता है, लेकिन दूसरी तरफ किंग को ब्राह्मण्स के अथॉरिटी के नीचे रखता है। एक तरफ ये सभी वर्णास के लिए धर्म की बात करता है, लेकिन साथ ही वर्ण बेस्ड पनिशमेंट्स भी जस्टिफाई करता है। इन कॉन्ट्रडिक्शंस को लेटर कमेंटेटर्स ने समझा और रीइंटरप्रेट किया, जैसे मेधातिथि इन 9th सेंचुरी सीई, जिन्होंने इन टेंशंस को रिकंसाइल करने की कोशिश की। लेकिन ये फैक्ट कि इतनी कमेंट्रीज और रीइंटरप्रिटेशंस हुई, ये प्रूव करता है कि मनुस्मृति एक फिक्स्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मैनुअल नहीं है, वन सिंगल बुक नहीं है। ये एक नेगोशिएटेड टेक्स्ट था,
जिसे हर युग और रीजन ने अपने कंटेक्स्ट के मुताबिक रीइंटरप्रेट किया है। स्पेकुलेशंस तो ये भी लगाए जाते हैं कि मनुस्मृति की इम्पोर्टेंस ही ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुई, व्हेन दे वर सर्चिंग दैट व्हाट इज इंडिया बीइंग रूल्ड बाय। आज जो मनुस्मृति का वर्जन हम जनरली पढ़ते हैं वो है मेधातिथि का, उनकी कमेंट्री के साथ, जो क्लासिकल संस्कृत में लिखी गई है। यही वर्जन सबसे ज़्यादा वाइडली सर्कुलेटेड है, स्टडीड है। ये टेक्स्ट 12 चैप्टर्स में डिवाइड होता है और इसमें 2600 से ज़्यादा श्लोक हैं, जिसमें कई क्रूशल टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जैसे वर्ण और आश्रम की सोशल ड्यूटीज़, पुरुष और स्त्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनहेरिटेंस और पनिशमेंट, दंड के लॉ, राजा की ड्यूटीज़, राजधर्म, कंसेप्ट ऑफ सिन, प्यूरिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल मेरिट। ये सब कुछ मनुस्मृति को एक लीगल, मॉरल और सोशल कोड बनाता है। लेकिन जैसा हमने देखा, ये कोड एक फिक्स्ड डिवाइन ट्रूथ नहीं है, बल्कि इवॉल्विंग और कंटेस्टेड टेक्स्ट है। अगर क्रिटिकल एडिशंस की बात करें तो दो टेक्स्ट सबसे अथॉरिटेटिव माने जाते हैं। फर्स्ट इज द लॉज ऑफ मनु बाय जॉर्ज बूलर का ट्रांसलेशन, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज के लिए, एडिटेड बाय मैक्स मूलर। सेकंड इज द मनूज कोड ऑफ लॉ, जिनकी बात हमने की ही, पैट्रिक ओलिवल का मॉडर्न क्रिटिकल एडिशन बाय ऑक्सफोर्ड इन 2005, जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स के कंपैरिजन को देखकर प्रिपेयर किया गया है। ओलिवल का एडिशन स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेक्सचुअल इनकंसिस्टेंसीज और रीजनल वेरिएशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया। इससे हम मनुस्मृति की रियल टेक्सचुअल हिस्ट्री समझने में मदद मिलती है। दिस वॉज अबाउट ऑथेंटिसिटी। अब सीधे चलते हैं कोर पे, सोशल लॉज की तरफ। मनुस्मृति का सोशल जस्टिस मॉडल आज के डेमोक्रेटिक और इगैलिटेरियन नज़रिए से काफ़ी प्रॉब्लमैटिक लगता है, क्योंकि इसका कोर स्ट्रक्चर है वर्ण सिस्टम, जो जन्म पर आधारित है, ना कि ज्ञान, कर्म या मेरिट पर। इस चतुर्वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण्स, दैट आर दी प्रीस्ट्स और टीचर्स, सबसे ऊपर हैं, सबसे ज़्यादा अधिकार हैं। क्षत्रियास, which are the rulers and warriors, the Vaishyas, which are the traders and farmers, and the Shudras, which are the service providers or laborers, सबसे नीचे हैं, सबसे कम अधिकार हैं इनके पास। यही हायरार्की मनुस्मृति के नज़रिए में फिक्स्ड है और इसमें कोई सोशल मोबिलिटी भी बहुत कम स्कोप दिखता है। मनु कहते हैं कि अगर वर्णों का इंटरमिक्सिंग यानी वर्ण संकर हो जाए तो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था टूट जाती है। इनफैक्ट हम तो कलयुग का डेफिनेशन भी ये देखते हैं कई बार, जहाँ पे वर्ण संकर हो जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ वर्णास, और इसलिए उसे रोकना ज़रूरी है। और भी हार्श एस्पेक्ट ये है कि शूद्राज और वुमेन को उपनयन संस्कार यानी सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, द्विज बनने की सेरेमनी से वंचित रखा गया है। इसका मतलब है कि उन्हें एजुकेशन और वैदिक नॉलेज तक पहुंच नहीं मिलती। और वर्ण सिस्टम के बाहर के लोग जैसे चंडाल, उनके लिए तो मनुस्मृति में एक्सट्रीमली डेरोगेटरी टर्म्स यूज किए गए हैं। उन्हें पल्यूटिंग टास्क के लिए नियुक्त किया गया है, जिसे हम अनटचेबिलिटी के फॉर्म में आज समझते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनली बैंड है। तो ये पूरा सिस्टम रिचुअल प्योरिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सोशल कंट्रोल और हायरार्की मेंटेन करने के लिए है, ना कि जस्टिस डिलीवर करने के लिए, जैसा आज हम जस्टिस को समझते हैं। मनुस्मृति के सोशल फ्रेमवर्क में वर्ण के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आश्रम धर्म का, जो बताता है कि जीवन के अलग अलग स्टेजेस में व्यक्ति क्या क्या कर्तव्य करता है। ये 4 स्टेजेस होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। शुरुआत होती है स्टूडेंट फेज से, गुरु के पास रहकर शिक्षा लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। फिर है हाउस होल्डर फेज, विवाह करना, संतान उत्पत्ति, यज्ञ करना, दान करना, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना। फिर आने वाला है फॉरेस्ट ड्वेलिंग फेज, दुनिया से थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट शुरू करना, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ना। एंड फिर है फाइनल रेनन्सिएशन फेज, सब कुछ त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ना। मनु के नजरिए में हर व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी सामाजिक और कॉस्मिक संतुलन बना रहता है। लेकिन इस रिजिड स्ट्रक्चर के बीच में भी मनुस्मृति एक और डायमेंशन ऐड करता है, जिसे कहते हैं साधारण धर्म, यानी यूनिवर्सल ड्यूटीज, जो सभी लोगों पर लागू होती हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण या आश्रम के हों। इसमें कुछ बेसिक एथिकल क्वालिटीज शामिल हैं, जैसे धैर्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह यानी सेंस कंट्रोल, असत्य और चोरी से बचना, पवित्रता, ज्ञान और सत्य के लिए खोज, क्रोध पर नियंत्रण यानी एंगर पे कंट्रोल करना। ये यूनिवर्सल एथिक्स दिखाते हैं मनुस्मृति सिर्फ हायरार्किकल नहीं है, लेकिन कुछ मॉरल आइडियाज भी प्रमोट करता है। लेकिन फिर भी इनका इम्प्लीमेंटेशन कास्ट और जेंडर के कंटेक्स्ट में सेलेक्टिव ही था। मनुस्मृति के हिसाब से एक व्यक्ति की जिंदगी सिर्फ जीने का सिलसिला नहीं होती,
बल्कि एक रिचुअलाइज्ड जर्नी होती है जिसमें हर स्टेज को पवित्र बनाया जाता है 16 संस्कारों से। काफ़ी पॉपुलर हैं ये 16 संस्कार। ये संस्कार जन्म से लेके मृत्यु तक के सभी इम्पोर्टेंट मोड़ों पे परफॉर्म किए जाते हैं। शुरू होता है गर्भाधान से, कंसेप्शन का समय है रिचुअल। फिर आते हैं प्रीनेटल संस्कार जैसे पुंसवन और सीमांतोन्यन। जन्म के बाद होता है जातकर्म जिसमें बच्चे का स्वागत होता है। उसके बाद नामकरण, निष्क्रमण पहली बार घर से बाहर ले जाना, अन्नप्राशन पहला भोजन, और चूड़ाकरण यानी मुंडन। उपनयन से बच्चे का विद्यारंभ होता है। फिर वेदारंभ और समावर्तन के जरिए एजुकेशन कंप्लीट होती है। विवाह से गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है और फिर वानप्रस्थ और संन्यास से त्याग की ओर बढ़ना होता है। अंत में अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार, जो जीवन यात्रा का समापन करता है। ये 16 संस्कार मनुस्मृति की सोच दिखाते हैं कि जिंदगी एक धार्मिक जर्नी है जिसमें हर पड़ाव को रिचुअल के जरिए सैंक्टिफाई करना चाहिए। मनुस्मृति में विवाह एक पर्सनल डिसीजन नहीं है बल्कि एक धार्मिक ऑब्लिगेशन है, स्पेशली फॉर गृहस्थ आश्रम। टेक्स्ट में 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस बताए गए हैं जिनमें ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जहां लड़की को एक विद्वान अच्छे चरित्र वाले लड़के को दान दिया जाता है। इसके अलावा असुर विवाह विच इज थ्रू ब्राइड प्राइस, फिर है गंधर्व प्रेम से विवाह करना, और इवन राक्षस और पिशाच विवाह भी है विच इज थ्रू एबडक्शन और रेप, जो दिखाता है कि सोसाइटी में काफ़ी स्ट्रेटिफाइड और प्रॉब्लमैटिक व्यूज थे स्त्रियों के लिए। खासकर स्त्रियों के लिए मनुस्मृति का दृष्टिकोण डीपली पेट्रियार्कल है। एक अच्छी स्त्री वही है जो अपने पिता, पति और पुत्र के अधीन रहे। उन्हें कभी भी इंडिपेंडेंटली जीने का अधिकार नहीं मिलता। विडोरी मैरिज मना है और स्त्रियों के प्रॉपर्टी राइट्स भी बहुत लिमिटेड हैं। इनहेरिटेंस में भी ये इनइक्वालिटी क्लियरली दिखती है। प्रॉपर्टी प्राइमरीली बेटों के बीच, पुत्रों के बीच बांटी जाती है और ज्येष्ठ पुत्र यानी द एल्डर सन को ज़्यादा हिस्सा मिलता है। डॉटर्स को नॉर्मली कुछ नहीं मिलता और विडोज सिर्फ मेंटेनेंस का अधिकार रखती हैं, ओनरशिप का नहीं। यहाँ भी वर्ण और जेंडर बेस्ड हायरार्की स्ट्रांगली एम्बेडेड है। मनुस्मृति में जस्टिस का सारा जिम्मा राजा पे होता है, लेकिन राजा न्याय का कर्ता धर्ता नहीं बल्कि धर्म का सेवक है। उसका असली रोल है दंड का उपयोग करके धर्म को एनफोर्स करना। हम ऑलरेडी ये आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में लास्ट ईयर देख चुके हैं। मनुस्मृति कहती है लोग तभी ठीक से व्यवहार करते हैं जब उन्हें दंड के जरिए शासित किया जाए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा खुद सॉवरेन नहीं है। धर्म ही असली सॉवरेन है, राजा को उसका पालन करना है। इसलिए राजा का काम सिर्फ धर्म के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, नए कानून बनाना नहीं है। लेकिन जब न्याय की बात आती है तो मनुस्मृति में जस्टिस इक्वल नहीं है। वर्ण और जाति के आधार पर पनिशमेंट काफी बायस्ड है। एक एग्जाम्पल, जैसे अगर एक शूद्र किसी ब्राह्मण को गाली देता है तो उसकी जीभ काट दी जाती है। वहीं अगर एक ब्राह्मण चोरी करे तो उसे सिर्फ फाइन या एग्जाइल मिलता है, शारीरिक दंड नहीं। और कैपिटल पनिशमेंट का तो स्कोप ही नहीं है। कास्ट और जेंडर दोनों के बेसिस पर न्याय में भेदभाव है। जैसे अगर लोअर कास्ट आदमी अपर कास्ट की स्त्री के साथ अडल्ट्री करे तो मृत्यु दंड कैपिटल पनिशमेंट है। रिवर्स सिचुएशन में पनिशमेंट बहुत हल्का होता है। इससे ये क्लियरली दिखता है कि मनुस्मृति में दंड का मोल गुण के हिसाब से नहीं है, जाति के हिसाब से है, वर्ण के हिसाब से है, जो मॉडर्न जस्टिस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। मनुस्मृति का सिविल और क्रिमिनल लॉ का सिस्टम काफी डिटेल्ड था, लेकिन उसमें भी जाति और धार्मिक बायसेस गहरे थे। सिविल लॉज में प्रॉपर्टी, लोन, कॉन्ट्रैक्ट्स और पारिवारिक डिस्प्यूट्स शामिल थे। इन केसेस को सुलझाने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स थे, जैसे गवाह और थ्रू विटनेसेस, जिनमें अपर कास्ट की गवाही ज़्यादा वैलिड मानी जाती थी। शपथ और थ्रू ओथ, जिसमें धार्मिक रिचुअल्स के जरिए सच का पता लगाया जाता था। और ट्रायल बाय ऑर्डील, अग्नि, पानी या विष के टेस्ट, पॉइजन के टेस्ट से, जिनके जरिए एक्यूज्ड की इनोसेंस प्रूव करनी होती थी। यानी अग्नि पे चल के, पानी में डूब के या पॉइजन पी के ये प्रूव करना कि आपने गुनाह नहीं किया है। क्रिमिनल लॉ में चोरी, हत्या, बदनामी और राजद्रोह जैसे जुर्म शामिल थे। विजिलेंट जस्टिस, किसी व्यक्ति का खुद से न्याय लेना मना किया गया था। राजा और उसकी सभा ही अंतिम न्याय की अथॉरिटी थी। लेकिन मॉडर्न भारत में मनुस्मृति को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे ब्राह्मणिज्म की बाइबल कहा और इसी पर कास्ट और जेंडर के नाम पर अत्याचार को लेजिटिमाइज करने का आरोप लगाया। ओरिजिनेट करने का नहीं, लेजिटिमाइज करने का। भारतीय संविधान ने मनुस्मृति को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। 1950s के हिंदू कोड बिल, शादी, विरासत, गार्जियन लॉज के लिए
अब समानता और न्याय के प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं, ना कि वर्ण पर। फिर भी मनुस्मृति एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी ने पार और न्याय को कैसे कोडिफाई किया और राज्य को धर्म के अंदर कैसे देखा गया। तो ये था एक ग्लिम्स इनटू योर AMIPT यूनिट 2। वी हैव कवर्ड ऑल दैट यू वुड नीड फॉर दिस यूनिट, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू मनुस्मृति, or rather Manu himself, the debate around its authenticity, the social laws elaborated there, and the conception of justice. अब कुछ PYQs देखें तो based on our slides content and the video, you could deal with all the questions around the authenticity of Manusmriti, इसकी authorship, its take on वर्ण and other social laws. इनफैक्ट ऑलरेडी आप क्वेश्चंस को रीड करते हुए ही अपने माइंड में काफ़ी क्लियरली पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे होंगे, और एल्स यू कुड रीवॉच द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस्ड टॉपिक्स from various academic and non-academic sources. In the I button above and the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates, only if you find it helpful. जल्दी मिलते हैं with the next unit.